नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। देखिए, मेन दो पार्ट्स बचे हुए हैं। एक तो कंपैरिजन ऑफ जीवीए एंड जीडीपी बचा हुआ है, एक बचा है फिक्स्ड बेस टू चेन बेस्ड मेथड। अभी के लिए हमारी इकोनॉमी में जीडीपी कैलकुलेशंस के लिए और जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखने के लिए फिक्स्ड बेस मेथड का इस्तेमाल होता है। इसको चेन बेस मेथड में बदलने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें, जैसे कि एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, इकोनॉमी है दोस्तों, तो रमेश सिंह में लिखी हुई एक एक चीज़ पढ़ाने का मतलब है नहीं। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे स्किप करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी दे दूंगा, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। और फिर एंड में कुछ डाटा दे रखा है इनकम स्टैटिस्टिक्स फॉर 2019-20। जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर निकलते जाते हैं वैसे वैसे इनकम स्टैटिस्टिक्स लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की इंपॉर्टेंट होती जाती है। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर अगले 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं लगभग 30 मार्च की सुबह पे बना रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपके लिए 2020-21 का फाइनेंशियल डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा दे रखा है 2019-20 के इनकम एस्टिमेट्स दे रखे हैं, जीडीपी के, जीवीए के यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के, और पर कैपिटा नेशनल इनकम के। तो एक बार इनके ऊपर कर्सरी निगाह डाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जब जीवीए और जीडीपी की कंपैरिजन की बात होती है तो ये कंपैरिजन दो जगहों पे होता है। एक डिमांड साइड कंपैरिजन होता है और एक सप्लाई साइड कंपैरिजन होता है। ठीक है भाई। सप्लाई साइड कंपैरिजन में क्या होता है? सप्लाई साइड कंपैरिजन में द वैल्यू एडेड बाय द वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज आर एडेड अप टू डिराइव ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के फील्ड में, इंडस्ट्री सेक्टर के फील्ड में, सर्विस सेक्टर के फील्ड में, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है तो भाई इनिशियली जो इनपुट लगा और फाइनली जो आउटपुट निकला, उसको जिस दाम पे मार्केट में बेचा गया, तो जो एक्स्ट्रा बीच का डिफरेंस है वो क्या हो गया? वो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया। यानी कितनी एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे जनरेट हुई। जो इनपुट्स की कॉस्ट थी उसको अलग रखा, एक्स्ट्रा इनकम को अलग रखा। तो बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड की मेथोडोलॉजी में जो कैलकुलेशन हो रही है वो सप्लाई साइड पे हो रही है। यानी चीज़ों को बनाने के प्रोसेस के दौरान जब आप इनकम फिगर्स को, इनकम अकाउंट्स को कंपाइल करने लगते हो, तो वो आपको सप्लाई साइड का एक पिक्चर दिखाता है। तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में सप्लाई साइड में जब वैल्यू एडिशन होगा तो उससे जो इनकम जनरेट होगी, जो भी इनकम के पैरामीटर्स निकल के आएंगे, उससे आप जो वैल्यू निकालोगे उसको बोला जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है ना भाई। तो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में जो भी इनकम पैरामीटर्स एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं, जो भी नई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जब उसकी वैल्यू को आप जोड़ के निकालते हो तो क्या निकल के आता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आता है। यानी सप्लाई साइड से जब आपने इनकम कैलकुलेट की और उससे जो फिगर मिला वो ग्रॉस वैल्यू एडेड है। लेकिन जब उस नए प्रोड्यूस को खरीदने के लिए लोगों ने पैसा खत्म किया, तब आप पहुंच गए डिमांड साइड पे। और जब आप पहुंच गए डिमांड साइड पे तो आपने पैसा खत्म करना शुरू किया। अब सवाल उठता है कि पैसा खत्म कौन कौन करता है? तो 4 सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में। एक है प्राइवेट कंजम्पशन, तो इंडिविजुअल्स जाके सामान खरीद के पैसा खत्म करते हैं। हाउस होल्ड्स जाके पैसा खर्च करके सामान खरीदते हैं, पैसा खर्च करके सामान खरीदते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, बिजनेस एंटरप्राइजेस एक्सपेंडिचर करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब कि हमने एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा किया तो हमारे पास कमाई आएगी, बाहर से पैसा आएगा। अगर हमने इम्पोर्ट ज़्यादा किया तो हम अपना पैसा बाहर को देंगे। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे प्लस फिगर नज़र आएगा, वो भी आप कह सकते हो एक प्रकार के एक्सपेंडिचर में आता है। तो 4 प्रकार के यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। एक तो इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का एक्सपेंडिचर, दूसरा नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर में खास बात होती है। एक्सपेंडिचर में खास बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, आपने कुछ खरीदा, तो वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स मिला हुआ होगा, समझ गए? जीएसटी जोड़ के आप उसका पेमेंट करोगे। ओके। तो रेस्टोरेंट में जाके एक दाल मखनी और 4 रोटी पैक करा के लाते हो, तो रेस्टोरेंट अगर बिल बनाता है तो जीएसटी जोड़ के आप पेमेंट करोगे। मतलब आपने वहां जो पैसा दिया उसमें आपने टैक्स भी पे किया। ठीक है भाई। फिर कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर में सब्सिडीज भी काउंट हो ही जाती हैं। एक्सपेंडिचर और ग्रॉस वैल्यू एडेड सप्लाई साइड में और डिमांड साइड में, और सप्लाई साइड को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है किससे? ग्रॉस वैल्यू एडेड से। और डिमांड साइड को यहाँ पे किससे डिनोट किया जा रहा है? जीडीपी से डिनोट किया जा रहा है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि जीडीपी को आप सप्लाई साइड से कैलकुलेट नहीं करते, आप जीडीपी को सप्लाई साइड से भी कैलकुलेट करते हो। ऐसा नहीं कि जीवीए को आप डिमांड साइड से कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हो। फर्क केवल टैक्सेस का है और सब्सिडीज का है। सरकारों को टैक्सेस मिलते हैं और सरकार सब्सिडी देती है। तो भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है वो कौन खर्च कर रही है? सरकार खर्च कर रही है। अगर कोई जीएसटी कलेक्शन आ रहा है तो जो जीएसटी कलेक्शन टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है वो किसके पास आ रहा है? सरकार के पास आ रहा है। तो टैक्सेस मिलते किसके हैं? सरकार को मिलते हैं। सब्सिडी देता कौन है? सरकार देती है। तो जीवी 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 और जीडीपी के बीच में फॉर्मूला क्या हो गया? जीडीपी बराबर क्या है? जीवीए विद नेट टैक्सेस। यानी कि आप जीवीए में टैक्सेस जोड़ दो, सब्सिडीज माइनस कर दो। क्योंकि भाई टैक्सेस सरकार के पास जा रहे हैं लेकिन सब्सिडी सरकार की जेब से निकल रही है, इसलिए जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट टैक्सेस। नेट टैक्सेस क्या है? टैक्सेस अर्न बाय द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज। ठीक है भाई। अब अगर बात करो यूटिलिटी ऑफ जीडीपी एंड जीवीए, देखिए जीडीपी अच्छा मेजर है कंपैरेटिव स्टडीज में। जब आप कंपैरिजन को लेके आते हो, जीडीपी इज नो डाउट अ गुड फिगर। भाई एक साल में क्या जीडीपी है इकोनॉमी की, अगले साल क्या हुई, आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब आप एक इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को कंपेयर करो, देखिए कंसोलिडेटेड इकोनॉमी को देखना है तो जीडीपी इज बेस्ट। बट अगर आपको एक इकोनॉमी को तोड़ के अलग अलग भागों में देखना है तो जीवीए इज बेस्ट। ठीक है ना भाई। क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको जीवीए ज़्यादा बेटर तरीके से दिखा सकता है। ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं जीवीए में एक कंट्री के अंदर इकोनॉमी वाइज डाटा के फिगर्स अच्छे से दिखते हैं, जीडीपी कंसोलिडेटेड इकोनॉमी को अच्छे से दिखाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड बेस्ड टू चेन बेस्ड मेथड। ये फिक्स्ड बेस्ड मेथड और चेन बेस्ड मेथड में क्या फ़र्क है? आपको पता है दोस्तों 2011-12 हमारा बेस ईयर है और इस बेस ईयर के हिसाब से हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशंस करते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, तो ये जो कांस्टेंट प्राइस वाला कंसेप्ट है वो बेस ईयर से कनेक्ट होता है यहाँ पे। अब सरकार बहुत लंबे समय से ये बोल रही है कि भाई ये जो फिक्स्ड बेस जीडीपी मेथड है इससे शिफ्ट करके चेन बेस्ड जीडीपी मेथड में चले जाओ। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फिक्स्ड बेस जीडीपी कैलकुलेशन मेथड क्या है और चेन बेस्ड जीडीपी कैलकुलेशन मेथड क्या है। तो फिक्स्ड बेस में आपने देखा कि आपने एक बेस फिक्स कर दिया कि भाई 2011-12 इज द बेस ईयर। अब 2011-12 में जो भी अलग अलग चीज़ों के दाम थे, जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के दाम थे, उन दामों को एक बेस माना गया और आगे आने वाले सालों में जैसे 2012-13 में, 2013-14 में, 14-15 में, 16-17 में, 17-18 में भाई इन दामों को यानी कांस्टेंट प्राइसेस को 2011-12 वाले दामों से कंपेयर किया गया। लेकिन चेन बेस्ड मेथड क्या बोलता है? चेन बेस्ड मेथड बोलता है जीडीपी एस्टिमेट्स आर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ अ फिक्स्ड बेस ईयर विच इज रिवाइड एवरी 5 ईयर्स। फिक्स्ड बेस ईयर को हर 5 साल में रिवाइज किया जाता है, लेकिन क्या वो 5 साल में रिवाइज होता? नहीं होता। 2011-12 बेस ईयर था, क्या 2011-12 बेस ईयर को अब तक रिवाइज किया गया है? नहीं रिवाइज किया गया है। हालांकि ऐसा रिकमेंडेशन दी गई है कि भाई ये जो बेस ईयर है इसको आप 5 साल में रिवाइज करो, बट कहाँ रिवाइज हो पाता है। तो उस केस में बोला गया कि अगर आप चेन बेस्ड मेथड में जाते हो तो जीडीपी, एक साल की जीडीपी एस्टिमेट्स को पिछले साल की जीडीपी एस्टिमेट से कंपेयर किया जाएगा। लेकिन फिक्स्ड बेस्ड मेथड्स में जो बेस ईयर था उससे कंपेयर किया जाता था। अब बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो ये फिक्स्ड बेस मेथड उसको कैप्चर नहीं कर पाता। आज की डेट में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गई है, ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हो गई है। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्ट्रैटेजिक होने में और वेरी इंपॉर्टेंट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है। तो अगर आप नया मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं, ये चेन बेस्ड मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? होगा ये कि अगर इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो ये चेन बेस्ड मेथड उस स्ट्रक्चरल चेंज को बहुत तेज़ी से पकड़ लेगा। अब बोलोगे स्ट्रक्चरल चेंज मेथड क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज मेथड ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, या आप कह लो इंडस्ट्री सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, या सर्विस सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक ऐसा चेंज, कहने का मतलब है कि कोई एक सेक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरली बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और दूसरा सेक्टर जिस तेज़ी से एक्सपेक्ट किया गया था कि बढ़ेगा उस तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। मतलब ये इसको आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल चेंज। यानी इकोनॉमी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम से इंपॉर्टेंट हो जाए,
मैंने यहाँ पे पूरे सेक्टर को लेके एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अगर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कल की डेट में बहुत तेजी से इंपॉर्टेंट हो जाती है तो उसको भी आप एक स्ट्रक्चरल चेंज कह सकते हो, एक माइक्रो लेवल का। समझ गया बात को? तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर स्ट्रक्चरल चेंज आता है, उस चीज़ को ये चेन बेस्ड मेथड बहुत इफेक्टिव तरीके से कैप्चर कर सकता है, लेकिन बेस मेथड कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेस मेथड में जो करंट जीडीपी एस्टिमेट्स हैं वो 2011-12 के प्राइसेस के साथ जुड़े हुए हैं। और आज की डेट में जब इकोनॉमिक प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, इकोनॉमी के काम करने का तरीका इतना डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो ऐसे समय में रिवीजन और चेंज इज़ द नॉर्म। तो चेन बेस्ड मेथड ज़्यादा पोटेंट है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक ये अप्लाई नहीं किया गया। अभी तक हम लोग फिक्स्ड बेस्ड मेथड में ही फंसे हुए हैं। प्लस अगर हम लोग चेन बेस्ड मेथड्स को अप्लाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से अलाइन हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन में दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ अपने को जोड़ के चलना ये इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ में चेन बेस्ड मेथड को ऑलरेडी अडॉप्ट किया जा चुका है। कहीं ना कहीं इंडिया में अगर इसको अडॉप्ट किया जाता है तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच ही होगी इंडिया की। ठीक है भाई? ओके। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि चेन बेस्ड मेथड इज द पैनाशिया फॉर एवरी इल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिक्स्ड बेस्ड मेथड के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है चेन बेस्ड मेथड में। चेन बेस्ड मेथड में जीडीपी जो आप कह सकते हो फ्लक्चुएशंस होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इरेटिक और बहुत ज़्यादा हैफेजर्ड होंगे, उनको एसेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसा फिक्स्ड बेस में नहीं होता। और स्पेकुलेशन चेन बेस्ड मेथड में बहुत बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी? स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। देखिए, इकोनॉमिक डाटा सेट्स को किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है, किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2019 में एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स बनाई थी। इसको हेड किया था चीफ स्टैटिस्टिशियन उस समय के प्रणब सेन साहब ने। 28 मेंबर्स की कमेटी थी। इसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, टाटा ट्रस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस थे। क्या काम दिया गया था इस स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को? इसको काम दिया गया कि भाई देश में ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकलता है, जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज निकलता है, जो एनुअल सर्वे ऑफ सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज निकलता है, जो सर्वे ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज निकलता है, जो टाइम यूज सर्वे निकलता है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक सेंसस, जो और भी सर्वेज और स्टैटिस्टिक्स निकलते हैं, ये कमेटी इन सर्वेस को स्टडी करेगी, इनके डाटा सेट्स को स्टडी करेगी। ठीक है ना भाई? और अलग अलग फील्ड में ये कमेटी राय देगी कि हाँ भाई इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किस प्रकार से हम लोग इंप्रूव करें कि ओवरऑल फंक्शनिंग इनकी इंप्रूव हो जाए। ठीक है ना भाई? तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। फिर ये भी बोला गया कि सरकार ने ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स इसलिए बनाई जो कि इंडिया आईएमएफ के एसडीडीएस के साथ नहीं कॉम्प्लाई कर पा रहा था। एसडीडीएस क्या है? तो ये स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड है। स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड आईएमएफ का क्या है, ये आप किताब में जाके पढ़ लो, उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अलग से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देखिए रमेश सिंह, इकोनॉमिक्स में बहुत से हैफेजर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जो चीज़ मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पे कुछ इनकम स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं 2019-20 के, एक बार सुन लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि 20-21 के स्टैटिस्टिक्स आने वाले हैं, हालांकि अभी आए नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2021 के बाद लगभग 1-1.5 महीने बीतने के बाद ऑफिशियल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल के इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स रिलीज करेगा, तो उसमें समय है। 2019-20 के जीडीपी के स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो हमारी जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे थी 147.8 लाख करोड़। पिछले साल की कंपैरिजन में 5% ग्रो की, उससे पहले वाले साल में 6.8% की ग्रोथ हुई थी। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये किस पे है? ये कांस्टेंट प्राइसेस पे। और कांस्टेंट प्राइसेस कौन से साल के हिसाब से लिए जाएंगे? 2011-12 बेस ईयर के हिसाब से। वहीं पे अगर आप नॉमिनल ग्रोथ रेट की बात करो जीडीपी की, तो वो 7.5% है। तो हमारी नॉमिनल ग्रोथ रेट 7.5% है। ठीक है ना? मतलब जिसमें हम लोगों ने अपने मार्केट प्राइस से जीडीपी ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया है। लेकिन कांस्टेंट प्राइस, अच्छा मार्केट प्राइस के साथ इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ है। कांस्टेंट प्राइस वाले में इन्फ्लेशन नहीं जुड़ा है, बस यही फर्क है। तो नॉमिनल ग्रोथ रेट जीडीपी की 2019-20 में कितनी थी? 7.5%। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस कितनी थी? 5%। जीवीए के डाटा क्या दे रखा है? जीवीए के लिए डाटा दे रखा है कांस्टेंट प्राइसेस पे 135.4 लाख करोड़।
जो कि पिछले साल के रिस्पेक्ट में 4.9% ज़्यादा है। पिछले साल 6.6% की ग्रोथ हुई थी जीवीए में। ठीक है, पर कैपिटल नेशनल इनकम देखी जाए अगर देश की 2019 में, तो यह है 1,35,050 रुपये करंट प्राइसेस पे। तो ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंट, हैव अ ग्रेट डे।